बेलगावी में एक वृद्ध दंपति के साथ ऐसी क्रूरता हुई कि अंततः उन्होंने अपनी जान दे दी। साइबर अपराधियों ने इन्हें इतना प्रताड़ित किया वे कि आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए। दिल दहला देने वाली ये खबर है और 50 लाख रुपए ऐंठने के बाद भी अपराधी उन्हें लगातार और पैसे देने के लिए धमकाते रहे। 83 साल के दियांगो नजरात और 79 साल की उनकी पत्नी प्लाविना नजरात की आत्महत्या की ये कहानी सिस्टम और समाज को झकझोर देने वाली है। उनका सुसाइड नोट इस दर्दनाक हकीकत का गवाह है। उन्होंने अपने नोट में साफ लिखा कि ये उनका खुद का फैसला है, किसी और को दोषी ना ठहराया जाए। लेकिन उनके शब्दों में दर्द और मजबूरी साफ झलकती है। सबसे दुखद ये कि उन्होंने अपने शव को दान करने की बात लिखी ताकि मौत के बाद भी समाज को कुछ फायदा मिल सके। अब मैं 82 साल का हो गया हूं और मेरी पत्नी 79 साल की है। हमारा कोई सहारा नहीं है। हम किसी की दया पर जीना नहीं चाहते, इसलिए हमने ये फैसला लिया है हमारे शवों को छात्रों के अध्ययन के लिए किसी चिकित्सा संस्थान को दान कर दिया जाए। धोखेबाजों को पैसे देने के लिए गोवा के कुछ लोगों से रकम उधार ली थी। हमारी संपत्ति बेचकर वो कर्ज चुका दिया जाए। उन्होंने सुसाइड नोट में उन साइबर अपराधियों के नाम, फोन नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स भी लिखी हैं जिनके खातों में उन्होंने लाखों रुपए ट्रांसफर किए थे या जो उनके लगातार संपर्क में थे। इतना कुछ खोने के बाद भी साइबर अपराधी उनकी जान के पीछे ही पड़े थे। आखिरकार 83 साल के डियांगो नजारात ने गला काटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और उनकी पत्नी प्लाविना नजरात ने जहर पी लिया। हमने साइबर अपराध की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही सुसाइड नोट के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का भी केस जोड़ा गया है। नोट में लिखे गए फोन नंबर और अन्य सबूतों को जांच में शामिल किया गया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम पर इन बुजुर्गों को जाल में फंसाया गया। पुलिस बार बार चेतावनी देती है मगर फिर भी लोग इन साइबर अपराधियों के झांसे में आ जाते हैं। पड़ोसी बताते हैं कि ये बुजुर्ग दंपति सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए जीते थे। वो बच्चों को फ्री में कोचिंग देते थे और उनकी वजह से गांव के कई बच्चे डॉक्टर बन पाए। वे बहुत अनुशासित जीवन जीते थे। मुंबई की भागदौड़ छोड़कर गांव में आकर बसे और यहां के बच्चों के भविष्य को संवारने में जुट गए। उनकी मेहनत से गांव के 6 बच्चे MBBS में दाखिला ले सके। हालांकि ये दंपति संतानहीन था, लेकिन उन्होंने गांव के बच्चों को ही अपना परिवार मान लिया था। साइबर अपराधियों की बढ़ती बर्बरता ने उन्हें गोल्ड लोन लेने के लिए भी मजबूर कर दिया ताकि वो अपराधियों की बढ़ती मांग को पूरा कर सकें। भारत में डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। NDTV के साथ खास बातचीत में दिल्ली पुलिस के DCP हेमंत तिवारी ने डिजिटल अरेस्ट से बचने की कई अहम तरकीबें बताई। इसमें जो डिजिटल अरेस्ट में 2 तरीके से काम हो रहे हैं। एक जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है, जो मैंने आपको इतना डिटेल मॉडल्स बताया, ये यूजुअली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से, इंडिया के बाहर से हो रहा है। अच्छा। वहाँ से ये कॉल सेंटर ओरिजिनेट होते हैं। कौन कौन से देश हैं वो? मैं उस पर आता हूँ। एक दूसरा तरीका होता है जिसमें सिंपल से ये होता है कि आपको एक कॉल आएगा, आपसे पूछा जाएगा आपका बेटा या बेटी कहाँ है, तो आप बताएंगे कि मेरा बेटा, मान लीजिए आपने नाम बताया बंटी है, तो वहाँ कोई पीछे रोता रहेगा, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। वो बोलेगा कि इसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम है, आप क्या चाहते मैं इसे अरेस्ट करूं या करूं। तो वो यूजुअली 20, 25, 50 हज़ार रुपये की चीटिंग होती है और बहुत ही क्रूड वे में होती है। ये इंडिया बेस्ड फ्रॉड है। अभी आपने उत्तर प्रदेश में एक खबर आई थी कि एक बुजुर्ग महिला थी, उनको फ़ोन आया कि उनकी बेटी को प्रोस्टिट्यूशन में अरेस्ट किया है और जिससे उनको हृदयघात होकर उनकी मौत हो गई। तो वो इंडिया बेस्ड फ्रॉड है। तो ये क्रूड तरीके से करते हैं। अगर आदमी ने माना तुरंत पैसे मांगते हैं। जबकि जो मैं आपको बता रहा था साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बेस्ड, वो कभी क्रूड तरीके से नहीं होता। उसमें वो लंबे समय तक आपको मैनिपुलेट करते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि हम आपके खातों की जांच करेंगे और उन खातों की जांच के बहाने से बोलते हैं वो अपना सारा पैसा इन गुप्त खातों में ट्रांसफ़र करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। इस तरीके से चीटिंग की जाती है। अब आपके सवाल पे आते कि जो चीटर्स हैं वो कौन हैं। तो
ये एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है। इस ऑर्गेनाइज्ड गिरोह पे कोई सरगना है, वो तो हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा और मतलब किसी कंपनी के सीईओ की तरह जो काम करते हैं। ये लोग तो वेल थॉट वेल प्लान तरीके से करते हैं। उनके नीचे 3-4 मैनेजर होते हैं, वो भी कॉन्स्पिरेसी का बड़ा हिस्सा है। लेकिन वो सारे लोग जो आपके साथ इंटरफेस में, जो आपसे बात कर रहे हैं, जो आपसे एनालिसिस कर रहे हैं, तो एक्चुअली दे आर नॉट द स्कैमस्टर, दे देमसेल्फ आर द विक्टिम्स। बेलगावी की दंपति की आत्महत्या ने कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। आखिर कब तक ये अपराधी ऐसे ही खुलेआम लोगों की जिंदगी तबाह करते रहेंगे और कब तक कानून लाचार बना रहेगा? बेंगलुरु में निहाल किदवई की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।